गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अंजलि अग्रवाल आपको साइंस में अब रसायन विज्ञान का एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, कार्बनिक यौगिक, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कार्बन। कार्बन एक तत्व है जो कि हमारे जीवन में सर्वत्र व्याप्त है। मतलब इसके बिना हमारी लाइफ असंभव है। यह भोजन में, ईंधन में, कागज में, प्लास्टिक में, वस्त्र में, दवाओं में, मतलब हर एक वस्तुओं में कार्बन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रेजेंट है। ये इंसान में तो है ही है, पौधों और जंतुओं के शरीर में भी में प्रेजेंट होता है। जो ये हमारा जो अर्थ क्रस्ट में ये और वायुमंडल में ये बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। भूपर्टी में खनिजों, जैसे कौन कौन से खनिजों में होता है, जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोल के रूप में ये केवल 0.02% कार्बन ही होता है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% होता है। इसके बावजूद भी ये बहुत हमारी लाइफ में इसका बहुत अधिक महत्व है। इसके बिना, कार्बन के बिना हमारी लाइफ असंभव है, ठीक है। अब ये तो बात हुई कि इसकी इम्पोर्टेंस की बात, जैसे कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, किसी की भी बात करें, हमारी बॉडी में जो जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, उन सब में कहीं ना कहीं कार्बन प्रेजेंट है। हर मतलब कार्बन एक मुख्य तत्व है, ये कह लीजिए कार्बन एक मुख्य तत्व है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें, ग्लूकोज की बात करें, प्रोटीन की बात करें, फैट्स की बात करें, किसी की भी बात करेंगे तो वहाँ कार्बन प्रेजेंट होता ही होता है, ठीक है। अब बात आती है कि जो कार्बन होते हैं कि इसमें जो बॉन्डिंग होती है, आबंधन होता है कार्बन कार्बन के बीच में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो अभी तक हमने जो आयनिक कंपाउंड्स की बात करते थे, तो उसमें क्या होता था कि उनके बाद आयनिक बॉन्डिंग होती थी। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन और दूसरे जो तत्व होते हैं उनके बीच में एक नई प्रकार की बॉन्डिंग होती है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहले हम आयनिक बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। आयनिक बॉन्डिंग होती क्या है, क्योंकि शायद आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि फिर से आपको समझा देते हैं। आयनिक यौगिकों में आयन प्रबल अंतर आयनिक बलों द्वारा मजबूती से बंधे रहते हैं। उन्हें गलाने के लिए अत्यधिक ऊष्मा देनी पड़ती है। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में अथवा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं, अतः इनमें आयन होते हैं। कार्बनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, अतः इनके परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता। चूँकि अधिकांशतः ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि इन यौगिकों के हम ये मान सकते हैं कि इनके आबंधन में किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है। कि जैसे कि अभी बताया हमने कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, इनके जब आयनिक यौगिकों की मतलब जब आयनिक यौगिक बनते हैं तो जब ये बनते हैं तो आयन बनते हैं, क्योंकि आयन बनते हैं जब ये गलित अवस्था में होते हैं तो क्या होते हैं, इनके क्वथनांक और गलनांक जो है बहुत अधिक होते हैं। इनको गलाने के लिए बहुत अधिक ऊष्मा देनी पड़ती है, अतः इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में अथवा गलित अवस्था में आयन देते हैं, लेकिन जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, अतः इनके परमाणुओं के बीच में प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। चूँकि अधिकांशतः ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, क्योंकि ये विद्युत के कुचालक होते हैं कार्बनिक यौगिक, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी जब उत्पत्ति होती है, जब ये बनते हैं, तो किसी भी प्रकार के आयन नहीं बनते हैं।
ठीक है। तो अब हम अगर हम आयनिक यौगिक को समझाते हैं कैसे बनते हैं, आयनिक यौगिक की बात कर लेते हैं, फिर हम कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे। पहले हम आयनिक यौगिक को समझते हैं। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। जो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। अतः यहाँ पर हमने सोडियम और क्लोराइड दोनों का, सोडियम और क्लोरीन दोनों का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है। जैसे कि हमने बताया ना कि परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका क्या मतलब हुआ? परमाणु क्रमांक अगर 11 है तो इसका क्या मतलब होता है, ये हम आपको बताते हैं। अगर किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक बताया जाए तो उससे हमें किस चीज़ की पता चल जाती है? हमको उस परमाणु क्रमांक से उस तत्व के इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या की जानकारी हो जाती है। हमने परमाणु क्रमांक सोडियम का बताया 11 है, तो इसका मतलब कि उसमें 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। अब बात आई न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर सोडियम में 12 होती है। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया। अब बात आई कि इसकी जो सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनके कोष में, वो किस प्रकार होता है। ये यहाँ पर दिखाया हमने कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो गया। फिर दूसरी, जैसे पहली हमारी कौन सी सेल होती है? के। ये के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, फिर दूसरे में 8, फिर 8 2 10 बचा 1, तो 11वां इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट कक्षक में प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह क्लोरीन में क्या होता है? यहाँ पर क्लोरीन की परमाणु क्रमांक होता है 17, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 17 होती है। न्यूट्रॉन की संख्या 18 होती है। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं तो इसके पहले के सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, दूसरी यानी एल में 8 और तीसरे में बचे 8 2 10 बचा 7, तो आखिरी कक्षा में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। आखिरी कक्षा में इसके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन दिखा दिया। अब बात आती है कि जो भी तत्व होते हैं उनकी ये टेंडेंसी होती है कि ये अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लें। तो अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि इसके बाहरी कक्षक में लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, तब ये स्थायी हो जाएंगे। क्या हो? इसके लास्ट वाली कक्षक में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या तो 8 हो जाए, तो ये स्थायी क्यों हो जाए? क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और हीलियम एक अक्रिय गैस है। हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है। लेकिन हीलियम तो हीलियम का तो ये गेन नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्या करेगा? इसके बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अगर या तो ये साथ ले किसी से, तो इसके बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या तो इस वाले को ये त्याग दे, इस इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देगा, तो इसके पास बाहरी कक्षक ये वाली तो समाप्त हो जाएगी ना, बाहरी कक्षक ये समाप्त हो जाएगी। बनाकर समझाते हैं आपको। देखो, जो सोडियम होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो परमाणु क्रमांक जब 12 होता है तो उसके इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होता है। ठीक है, इसका जो ये समझ लो, ये नाभिक है। ठीक है, नाभिक में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या 11 होती है सोडियम के लिए, और न्यूट्रॉन की संख्या 12 होती है। अब ये जो इसकी सेल्स हैं, 1 2 3 सेल हैं। पहली सेल में अर्थात के में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरी यानी एल में
8 इलेक्ट्रॉन, 8 तो 10 हो गया। अब इसके पास बचा एक ये यहाँ चला गया। अब क्या है कि कोई भी जो भी तत्व होते हैं उनकी ये टेंडेंसी होती है कि वो उसके पास उसके बाहरी जो कोश है, बाहरी जो सेल है, उस पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो अब इसका बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। लेकिन ये इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना इम्पॉसिबल है। ये क्या करेगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना बाहर निकाल देगा। तो जब ये बाहर निकाल देगा तो ये वाली सेल समाप्त हो जाएगी, बाहरी कक्षक ये वाली बन जाएगी, ये बन जाएगी। तो क्या होगा, ये अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है।